स्टार्टअप इंडिया के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। साल 2016 में जहां भारत में सिर्फ 11 यूनिकॉर्न्स थे, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। इन यूनिकॉर्न्स ने 16 लाख से ज्यादा नौकरियां दी, लेकिन अचानक हजारों लोग बेरोजगार भी हुए, हमने देखा इन्हीं स्टार्टअप्स में। कुल मिला के उतार चढ़ाव भरे माहौल में स्टार्टअप्स एक नए भारत की नई तस्वीर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन आज हम थोड़ा ठहर कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपना स्टार्टअप का सपना आज पूरा करना आसान है या मुश्किल है। उस जर्नी में जो एक स्टार्टअप की एक जर्नी होती है, जो एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी होती है, उस जर्नी में अभी कौन कौन से हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के और इनिशिएटिव उठाए जा सकते हैं, चुनौतियां क्या हैं, मौके क्या हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। आज नेशनल स्टार्टअप डे है। स्टार्टअप इंडिया पहल को आज 9 साल पूरे हो चुके हैं। इन 9 सालों में स्टार्टअप्स देश के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। 2015 में जहां देश में केवल 450 स्टार्टअप्स थे, वहीं आंकड़ा 2025 तक 1,57,000 तक पहुंच गया। भारत में अब 1,59,000 DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। स्टार्टअप्स की जबरदस्त ग्रोथ के पीछे पॉलिसी में बदलाव और सरकारी इनिशिएटिव्स का अहम रोल रहा है। 15 अगस्त 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया की घोषणा की। जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया ऑफिशियली लॉन्च हुआ। जून 2016 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स यानी FFS अप्रूव किया गया। 2020 नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स लॉन्च हुए। जुलाई 2024 में एंजल टैक्स खत्म किया गया। सितंबर 2024 में रिवर्स फ्लिपिंग नॉर्म्स को आसान बनाया गया। सितंबर 2024 में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री लॉन्च हुई। 2015 में स्टार्टअप्स ने 70,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हासिल की थी। 2024 में ये 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पिछले 9 सालों में स्टार्टअप फंडिंग में 13 गुना ग्रोथ हुई है। अभी भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, जिनकी कुल वैल्यूएशन 33 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से 80% फाउंडर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और 140 फाउंडर्स IIT ग्रेजुएट्स हैं। 45 यूनिकॉर्न्स ने 5 साल के अंदर ये मुकाम हासिल किया, जबकि 3 ने केवल 1 साल में ये मुकाम हासिल कर लिया। मैकेंजी की रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक स्टार्टअप्स 5 करोड़ नौकरियां और 87 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू जोड़ सकते हैं। 40 से 50 लाख नौकरियां डायरेक्ट स्टार्टअप्स में होंगी। 90 लाख से 1 करोड़ गिग वर्कर्स बनेंगे। 3.5 से 4 करोड़ नौकरियां इनडायरेक्टली पैदा होंगी। अभी देश में महिला नेतृत्व वाले 18 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। अगले 5 सालों में 20+ महिला लीड स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन सकते हैं। महिला फाउंडर्स के स्टार्टअप्स ने पुरुषों के मुकाबले बेहतर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। यही नहीं, 2025 में 100+ AI स्टार्टअप्स उभर सकते हैं। AI और डीप टेक सेक्टर में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंडिंग आ सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन, क्लाइमेट टेक और EVs जैसे क्षेत्रों में तेजी से इनोवेशन हो रहा है। इसके साथ इस साल 2025 में स्टार्टअप्स IPO के जरिए 55,000 करोड़ जुटा सकते हैं। बीते साल 13 स्टार्टअप्स ने IPO से 29,000 करोड़ रुपए जुटाए। 2030 तक भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या 250 हो सकती है। अभी 29 यूनिकॉर्न्स प्रॉफिट में हैं। 2023 में कुल फंडिंग का 90% हिस्सा घरेलू इन्वेस्टर्स का था। पहले फंडिंग में ग्लोबल वेंचर कैपिटल्स का दबदबा था, लेकिन अब ये ट्रेंड पलट गया है। 2030 तक भारतीय स्टार्टअप्स की कुल क्षमता 87 लाख करोड़ रुपए होगी। ये भारत को $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा। स्टार्टअप से डायरेक्ट इम्पैक्ट के साथ साथ सेकेंडरी इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ेगा। भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक और बेहतर होगा। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम केवल क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी में भी ग्रोथ दिखा रहा है। स्टार्टअप्स ने रोजगार, फंडिंग और इनोवेशन के जरिए देश की प्रगति में अहम रोल निभाया है। लेकिन अब भी भारत में स्टार्टअप्स को और मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत में अब भी US और इजराइल जैसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स नहीं हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। सबसे पहले स्वागत करेंगे सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी जी का, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं काइनेटिक ग्रीन एनर्जी एंड पावर सॉल्यूशंस की। सुलज्जा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं जगत शाह सर, जो कि फाउंडर हैं ग्लोबल नेटवर्क के और हजारों स्टार्टअप्स को मेंटर कर चुके हैं और करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जगत सर आपका हमारे शो पे।
हमारे साथ हैं आनंद कुमार बजाज, फाउंडर एंड सीईओ पे नियर बाय के। बहुत बहुत स्वागत है बजाज साहब आपका भी हमारे शो पे। सुलजा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी आपकी रही है। बतौर एंटरप्रेन्योर मैम, आपका इस वक्त अनुभव क्या है? स्टार्टअप अपना आज की डेट में अगर हम बोलें 2025 में, तो स्टार्टअप अपना ये मुश्किल सपना है या आसान सपना हो चुका है? मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज स्टार्टअप डे है, तो मैं सारे ही स्टार्टअप फाउंडर्स को बहुत-बहुत बधाइयाँ दूँगी और हमारी गवर्नमेंट को भी मैं बहुत थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने ये पूरा जो एक जोश भरा स्टार्टअप इंडिया का एक बनाया है पूरा माहौल। आई थिंक वी आर सीइंग ग्रेट प्रोग्रेस, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। मैं ये कहूँगी कि कई कई साल पहले अपना स्टार्टअप ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सपना था और मुझे लगता है आज वो मुमकिन सपना है। आसान तक हम अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन अब वो मुमकिन हो गया है। जो एफ़र्ट्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए और हमारे युवाओं ने भी जो दिखाया है जोश, उससे मुझे आज लगता है कि अपना स्टार्टअप होना और उसको आगे बढ़ाना, ये एक मुमकिन बात बन गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया में हम देखेंगे कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। नए-नए क्षेत्र हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, क्लाइमेट टेक है, ई-कॉमर्स है, डिजिटाइज़ेशन ओवरऑल जो है, फिनटेक है, एडटेक है, क्विक कॉमर्स है, एआई है। इसमें जो आज की युवा पीढ़ी है, वो बहुत नई-नई आइडियाज़ लाके ना ही इंडिया में ही, बट पूरे ग्लोबल स्तर पर इंडिया का नाम रोशन करेगी और मुझे लगता है कि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर हम साथ-साथ काम करें, अगर हम पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म से काम करें, अगर अगर हमारी गवर्नमेंट भी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती रहे, तो मुझे लगता है कि हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और नामुमकिन से मुमकिन से आसान की तरफ हम आज एक जर्नी हमारी आगे बढ़ा रहे हैं। वेल सेड मैम। आपने बिल्कुल मुश्किल और आसान के बीच का एक नया टर्म जो है उस पे प्रकाश डाला। और वाकई में ये लगता है कि मुश्किल होगा या आसान होगा ये तो भविष्य बताएगा और मेहनत बताएगी, बट कम से कम मुमकिन हुआ है, पॉसिबल ज़रूर हुआ है। और इसी वजह से अब नए नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की धरती पर आ रहे हैं अपने सपने, अपनी उम्मीदें लेकर, और दे आर टेस्टिंग द वाटर्स। जगत शाह सर, मैं आपके पास आऊँगा सर। आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटर किया है और आप हमेशा पेन पॉइंट्स की बात करते हैं। आप कहते हैं कि जो पेन पॉइंट है वही आपका एक स्टार्टअप का आइडिया भी बन सकता है, लेकिन स्टार्टअप की जर्नी में आज की डेट में उनके अपने पेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, थोड़ा अगर इनको आप उजागर कर पाएँ ताकि हम ये समझ सकें कि अभी गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ काम करना है, कहाँ कहाँ और ज़्यादा पुश देना है, ताकि ये पूरी एंटरप्रेन्योर वाली जो जर्नी है एक इंसान की, वो और स्मूथ हो सके। दीपक, ऐसा है कि एक आंकड़ा मैं बताता हूँ, पूरी दुनिया का आंकड़ा है, इंडिया का भी आंकड़ा है कि 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं 5 साल के अंदर। तो उसका क्या कारण है? तो सबसे पहले स्टार्टअप्स ये मानते हैं कि हमको फंडिंग इनफ नहीं है, इसीलिए सक्सेस नहीं है। ये मैं नहीं मानता। आज की तारीख में मेरा मानना है कि भारत में देयर इज इनफ फंडिंग, बहुत फंडिंग है, कोई शॉर्टेज नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे नजर आता है वो है मार्केट के साथ का जो कनेक्शन है। इसीलिए मैं हमेशा स्टार्टअप्स को बोलता हूँ कि आपका जो भी आइडिया है, आपने जो भी पेन पॉइंट सोसाइटी का देख के कुछ सोल्यूशन आप बना रहे हैं, उसको पहले आप किसी तरह से आप ट्रेड करके भी उसके आसपास का ही कोई प्रोडक्ट कहीं से मार्केट करके देखिए पहले। मार्केट डिटरमिन्स द सक्सेस। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि वो है। दूसरा, ऑफ कोर्स रेगुलेटरी इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टेबल होना चाहिए कि 5 साल का अगर पॉलिसी है तो 5 साल उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। वो जो चेंजेस हो जाते हैं तो उससे एक तो ये नए लोग हैं, तो अभी वो इकोसिस्टम को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस के इकोसिस्टम को। उसमें अगर वापस चेंजेस आ जाए, जब तक समझते हैं, तो वो काफी उनको डिस्टर्ब कर जाता है। तो जो फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस है। और तीसरा एक मुझे जो लगता है चैलेंज है कि टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन का, क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ जो काम करते हैं उनको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ देयर सैलरी, क्योंकि वो एकदम छोटी कंपनियां होती हैं, इवन दो फंडेड हो तो भी
क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि भाई रिटर्न क्या वैल्यू है वगैरह, तो उनको टैलेंट एक्विजिशन बट मोर इम्पोर्टेंट रिटेंशन का पड़ा है। और जैसे ही छोटी अपने स्टार्टअप में कोई भी टैलेंट अगर छोड़ के जाता है तो बहुत बहुत उनको चैलेंज आता है उसको उसको भरने के लिए। और दूसरा की जो टियर 2 टियर 3 सिटीज है इंडिया की, टाउन्स है, वहां पे हमको इसको एक मूवमेंट को ले जाना। अभी जैसे अपने यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में इतने सारे, तो मेरे ख्याल से स्टार्टअप मूवमेंट को एक फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए कि हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन करें, पॉलिसी का डायरेक्शन उस तरफ होना चाहिए, क्योंकि टियर 1 में तो काफी एस्टेब्लिश्ड हो गया है, इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो मेजोरिटी हमारे स्टार्टअप्स टियर 1 से आ रहे हैं, लेकिन अब टियर 2 टियर 3 में भी हमको जरूरत है। नहीं तो क्या होता है, वो लोग माइग्रेट करते हैं टू सिटीज लाइक बेंगलोर या हैदराबाद, पुणे, और वापस वही सारे चैलेंजेस जो सिटीज के हैं, वो कॉस्ट भी है, और वो सारे उनको इम्पेक्ट करने लग जाते हैं। तो ये मेरा कुछ एब्सोल्युटली सर, वेरी वेल पॉइंटेड आउट सर। इनफैक्ट टैलेंट गैप तो बहुत ज़्यादा ही हमारी जितने लोगों से बातचीत भी हुई है उसमें टैलेंट गैप अभी भी है। जो ट्रेडिशनल स्टार्टअप्स हैं जो उनमें भी है, और फिर जिसका जिक्र अभी सुलज्जा जी ने भी किया, AI, सेमीकंडक्टर और डीप टेक, यहाँ पर तो इतना बुरा स्थिति है टैलेंट गैप की कि आदमी स्टार्टअप शुरू करने के बाद घुटने पर आ जाते हैं, क्योंकि टैलेंट ही प्रॉब्लम है। आपने बिल्कुल सही कहा। जो टियर 2 और टियर 3 शहर, एक इंटरेस्टिंग बात जो गवर्नमेंट के डेटा में है वो ये है कि 60% तो अभी भी टियर 1 में है, लेकिन 40% स्टार्टअप्स अभी भी, और ये ठीक ठाक नंबर है, अभी भी टियर 2 टियर 3 से अब आने लगे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो सर ने अभी पॉइंट आउट किया, तो फिर वो ज़्यादा दिनों तक सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा सजेशन आया। अब बजाज साहब के पास चलते हैं। बजाज साहब, आपके नज़र में अभी स्टार्टअप की दुनिया कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक स्टार्टअप आता है, फिर अखबारों में नाम आता है, टीवी पर इंटरव्यूज़ आते हैं, लेकिन अंदर की हकीकत स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स ही जानते हैं। जो बताया जाता है कि उतनी अच्छी नहीं है। आप थोड़ा बताएं सर, क्या हाल चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में, और कौन कौन से चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं? तो दीपक, थैंक यू सो मच। देखिए, चैलेंजेस एंटरप्रेन्योर्स हैव इट फॉर ब्रेकफास्ट। हमारा नाश्ता इसी से परोसा जाता है, एंड व्हाट डज नॉट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। नाउ, ये बोलने के बाद मेरा ये मानना है कि जो बाहर से दिखता है वो यथार्थ नहीं है। ये आप और हम दोनों इस बात को मानते हैं, और सारी दुनिया मानती है कि जो ऊपर से फिटफाट, नीचे से मुकामा घाट। कई जगह कई व्यवस्थाएं चरमराई हुई होती हैं, और उनको जोड़ने का काम ही, जो व्हाट इज ब्रोकन इज बीइंग फिक्स्ड बाय स्टार्टअप्स। क्योंकि आम रोल में लोग उसको रोजमर्रा की जिंदगी में चलता है बोल करके छोड़ देते हैं। और उसी में मैं, जो जगत भाई के लिए आपने कहा कि ये पेन पॉइंट अप्रोच पे बिलीव करते हैं, आई एम अ बिलीवर ऑफ बोथ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी एंड अ पेन पॉइंट अप्रोच। क्योंकि आप कुछ नया भी सोचें, और जमीन पर अगर आपके पांव हैं तो आपको ठोकरें दिखती हैं सामने, आप उन दोनों को रिपेयर करते चले जाते हैं। आप इकोसिस्टम जब देख रहे हैं, जहां इतने सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स बनते चले गए हैं, फंडिंग के साथ, फंडिंग के बिना, और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये आज का माहौल काफी ही हसीन है। इस समय जब गवर्नमेंट, जब रेगुलेटर दोनों खड़े होकर के साथ में मिल करके स्टार्टअप इकोसिस्टम को फ्लोरिश होने में मदद कर रहे हैं। आपने देखा कितने सारे इकोसिस्टम स्टार्टअप्स के हब्स बने हैं। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन हो, चाहे राजस्थान में हब हो, चाहे टी हब हो, महाराष्ट्र का अपना, कर्नाटका, केरला, एवरीवेयर, एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज वोकन अप टू द अपॉर्चुनिटी कि यही माटी उभरेगी, यही जर्रा चमकेगा। लोकल इकोसिस्टम, लोकल प्रॉब्लम्स, और छोटे से बड़ा बनाया जा रहा है उसको। मिसाल के तौर पर आप हमें देखें, पे नियर बाय को हमने एक छोटा सा काम शुरू किया था एक टाउन से, उसको हमने 10 टाउन में रेप्लिकेट किया। आज हम 19,000 पोस्टल कोड में हैं। हमने जो काम महिलाओं के साथ मिलकर के डिजिटल नारी का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में शुरू किया, हमें राजस्थान से आमंत्रण आया, मध्य प्रदेश से आमंत्रण आया, हमें महाराष्ट्र में निमंत्रण मिला, और उसके बाद सेंटर से हमें अर्बन हाउसिंग अफेयर मिनिस्ट्री से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय मिशन और कई ऐसे प्रोग्राम्स, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, सब मिलते चले गए। तो आई थिंक सक्सेस बिगेट्स सक्सेस। देखना ये कि आप वहां खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं या नहीं। अगर आप डटे हैं तो 10 लोग आपके साथ आकर के खड़े होंगे। हौसला बांधिए।
अपने आप सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। एब्सोल्यूट। जहां तक बात रोडों की, पत्थरों की है, हमारा मानना है कि हम पानी की तरह बहे जा रहे हैं और ये पत्थर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेफ्ट जाइए या राइट जाइए या हमारे ऊपर से जाइए, आगे तो बढ़ना है ही। चरैवेति इज द फॉर्मूला। और हम उस बांध का इंतजार करते हैं जिसमें हम रुक करके अपने से बिजली जनरेट कर पाए। क्या वो बांध आईपीओ है जहां पब्लिक मार्केट में जाकर के एग्जिट लोगों को देना, इसको आप बिजली निकालना बोलेंगे? या आप अगर भारत में इम्पैक्ट कर पा रहे हैं, अगर आप 80,000 90,000 करोड़ की वित्तीय सहायता जनसाधारण तक पहुंच पा रहे हैं, क्या वो हमारे में से बिजली निकलना माना जाएगा? तो ईच वन टू हिज ओन। मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल या कैपिटल की डर्थ है, एंड जगत साहब ने भी कहा। और मेरा मानना है कि क्या वही एक इम्पेरेटिव जरूरी है आपको स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऑलराइट। मिसाल के तौर पर हमें देखें, हमें एक फैमिली ने सपोर्ट किया, कबरेवाला फैमिली, रोहा डाइकेम ने। उन्होंने 15 करोड़ रुपए शुरू में दिए थे, उसके बाद हम बढ़ते ही चले गए आगे। क्या फंडिंग विंटर है? हाँ है। दो तरीके हैं किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के। आप एक देखेंगे कि आप छोटा छोटा अर्न करते चले जाइए और यस सर। उसको बर्न करते चले जाइए। दूसरी तौर पे आप बड़ा पैसा लाइए और बर्न करते चले जाइए, थिंकिंग दैट यू विल अर्न सम टाइम, ओके। बाय देन समवन एल्स विल कम विद द गन पाउडर। तो बहुत ही बढ़िया है माहौल इस समय। ऑलराइट। और आपने बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि कहाँ कहाँ पर है। इनफैक्ट जो फाइनेंशियल प्रेशर्स जो आते हैं स्टार्टअप्स पे, वो थोड़ा सा उसको लेकर काफ़ी इफ्स एंड बट्स रहते हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे 2025 कैसा रहने वाला है, आउटलुक क्या है, और कुछ नए ऐसे क्षेत्र भी हैं क्या जहां पर स्टार्टअप्स के नए मौके उभर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो स्टार्टअप से कितना बदला इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के आज 9 साल पूरे हुए हैं। इसी पर आज हम कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ चर्चा। सुलज्जा जी, आपके पास आना चाहूँगा, और एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, और मैं उस पर ज़रा आपके पास आना चाहूँगा। पहले सुखद जो तस्वीर है हमारे सामने गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक, वो ये है कि लगभग आधे या आधे से ज़्यादा जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनमें कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर ज़रूर है। तो ये एक सुखद पहलू लगता है। लेकिन दूसरे, अगर आप चीज़ों का विश्लेषण गहराई से करेंगे तो आज भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके सामने फंड की एक्सेस के लिए, मेंटोरशिप के लिए, नेटवर्क्स के लिए अभी भी जूझना पड़ता है। और ये जो कहा जाता है कि साहब हमारे यहाँ वुमेन डायरेक्टर ज़रूर हैं, कई बार ऐसा भी लगता है कि जो असल में जो काम काज करने का जो फ्रीडम उनको देना चाहिए, जो फ्री हैंड देना चाहिए, वो दिया नहीं है। वो कई बार कागजी होता है, सेरेमोनियल होता है, टैक्स की बचत के लिए होता है, और बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए भी कई बार महिलाओं को उनका नाम आगे कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो सुलज्जा जी, आपकी अपनी जर्नी के अनुभव से अभी एक महिला के लिए उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, वहाँ पर आप क्या क्या देखती हैं तस्वीर? तो मैं कहूँगी कि आज इंडिया ने स्टार्टअप में काफ़ी प्रोग्रेस की है। जैसे हमने कहा कि आज हम 1.5 लाख के ऊपर स्टार्टअप्स इंडिया में है, काफ़ी यूनिकॉर्न्स है। लेकिन अगर हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी देखें तो मेरे ख्याल से ये तो हमने बस शुरुआत ही की है, या शुरुआत भी नहीं की है। और मुझे लगता है कि जैसे आज भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है कि हमारी युवा शक्ति हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, मैं कहूँगी यहाँ पे भारत में जेंडर डिविडेंड की भी बात होनी चाहिए कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो जब देखें अगर आप स्कूल में या कॉलेजेस में हमेशा टॉपर रहती है, यानी कि वो बहुत होशियार है, वो बहुत काबिलियत उनमें है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप या आगे जाके विमेन इन वर्क प्लेस लीडरशिप, इसमें वो आज भी इतनी आगे नहीं है जितनी हो सकती है, उन्हें होना चाहिए, और जितना वो भारत को उसका योगदान मिल सकता है ये जेंडर डिविडेंड का। अगर हम हमारी विमेन पावर को पूरी तरह से लिवरेज करें तो डेफिनेटली इंडिया विल बी ग्रोइंग मच फास्टर एंड बिकमिंग वर्ल्ड थर्ड इकोनॉमी मच फास्टर। तो मैं कहूँगी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमें कुछ स्पेशल स्टेप्स लेना चाहिए। जैसे कई स्टेट्स में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की स्कीम्स है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव आज हुई नहीं है, उसमें और गौर करना ज़रूरी है। उन्हें थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट देके अगर हम एक अच्छी शुरुआत करें
तो मेरे ख्याल से वी कैन गेट ग्रेट रिजल्ट्स। आज हमने देखा स्टैटिस्टिक्स में कि जो विमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स है, उन्होंने ज़्यादा अच्छा आरओआई दिया है उनके इन्वेस्टर्स को एब्सोल्युटली। कंपेयर टू मैन। तो उनमें ज़रूर काबिलियत है, लेकिन उनकी जर्नी में मेरे ख्याल से आज हमको काफ़ी ज़्यादा योगदान करना ज़रूरी है। उन्हें आगे बढ़ाना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स आज हमारी सोसाइटी में है, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही क्रिएटिवली और इंजीनियन वे में अलग तरीके से उसको सॉल्व कर सकती है, क्योंकि वो एक हमेशा ग्राउंड पर रहती है। कोई शक अ, नहीं उ- मैम, कोई शक नहीं। वो बहुत Absolutely. अच्छा एक अप्रोच रहता है चीज़ों को सॉल्व करने का। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इट्स अ बिग पावर दैट वी शुड थिंक इन द नेक्स्ट 10 इयर्स और नेक्स्ट 15 इयर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया, कि क्या हम 2 लाख या 5 लाख एक नंबर, एक टारगेट लेके इतने विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ाए, उसका हमें बहुत फायदा होगा। यस मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। टारगेट बेस्ड अप्रोच हमारी हो तो फिर इस पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम काम कर पाएंगे और लेवरेज कर पाएंगे हमारी महिला शक्ति को। जगत सर, बैक टू जो स्टार्टअप एक शुरुआत में जब होता है, जैसा कि अभी बजाज साहब भी कह रहे थे कि फंडिंग का कोई इशू नहीं है, डिपेंड्स कि आप किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। गलतियाँ क्या करते हैं स्टार्टअप्स? क्योंकि कैश बर्न कर देना, थोड़ा भटकाव भी आ जाता है। कई बार स्टार्टअप कर दिया, फिर बाद में पता चलता है अरे हम तो गलत जगह आ गए, दूसरा स्टार्टअप ज़्यादा अच्छा था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो गलतियां कहाँ कहाँ पर करते हैं और कैसे ठीक करना है? तो दीपक, मेरा जो अनुभव है स्टार्टअप्स के साथ, जो अक्रॉस द वर्ल्ड सिमिलर है। मैं यूएस में भी काफी स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूँ, बट सिमिलर है सब जगह। इंडिया में भी वही चैलेंजेस है। सबसे पहले क्या होता है कि जो बिजनेस प्लान बनता है और जिस तरह से पिच करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें जो लॉन्ग टर्म का जो एक प्रोविजन होना चाहिए फंडिंग का, वो जो फाउंडर्स होते हैं वो कर नहीं पाते। इसीलिए जब उनको अपना ध्यान प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाने का टाइम होता है, तब वो वरी करते रहते हैं कि नेक्स्ट फंडिंग कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि डे वन से कोई मेंटर होना चाहिए। एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो थ्रू आउट द जर्नी 5 साल 7 साल 10 साल जो भी हो, कंपनी के साथ रहे। तो दूसरा है मार्केट मिस अलाइनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारे स्टार्टअप पे जो वेरी वेल फंडेड थे, फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर फेल क्यों हुए? तो मार्केट का जो मिस अलाइनमेंट है ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपने कोई पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, तो उसको आप मार्केट को पहले टेस्ट कर लीजिए एक बार। और तीसरा है ऑपरेशनल चैलेंजेस। जैसे अपने अभी इंडिया में जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत हाई है। तो आप जब शुरू में ही आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हाई हो गई, तो आपकी फिर उतने देर लगेगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आने में। और चौथा है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस इश्यूज। देखिए, ये सब जनरली यंगस्टर्स होते हैं या मिडिल एज होते हैं, तो ये अभी भी तो बिजनेस सीख रहे इन ए वे। तो उसमें जब वो अपने ही बिजनेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट, फाइनेंस, ये सब में ध्यान दे रहे हैं, उतने में जो रेगुलेटरी अगर चैलेंजेस आ जाएं और कंप्लायंस के चैलेंजेस आए, तो बीच में अगर आपने देखा होगा तो एक बहुत बड़ा वेव चालू हुआ था कि इंडिया के स्टार्टअप सिंगापुर वगैरह जाने लग गए थे। सिंगापुर, दुबई शिफ्ट होने लग गए थे। यस सर। तो उसका कारण ही ये था कि वो रेगुलेटरी और कंप्लायंस इश्यूज को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे हम ये सब में ध्यान दें या फिर हम हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में। एब्सोल्युटली। और पांचवा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाई कंपटीशन। अभी जब शुरू करते हैं स्टार्टअप्स तो लगता है, आप कोई भी देखिए, फूड डिलीवरी देखिए, आप कोई भी स्टार्टअप्स देखिए, तो उनको लगता है कि ये बड़ा पेन पॉइंट है, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे बहुत सारे लोग उस चीज पे काम कर रहे होते हैं, तो तुरंत ही कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा पॉपुलेशन एज ए मार्केट है, वो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम उतना ही ज्यादा नंबर में स्टार्टअप्स भी हैं। एब्सोल्युटली सर। वो यानी हो सकता है आपका आइडिया यूनिक ना हो, कंपटीशन ज़्यादा हो, लेकिन अप्रोच आप एक यूनिक रख कर अगर चलेंगे तो शायद आप स्टैंड आउट करेंगे बाकी भीड़ से। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने 5 इंपॉर्टेंट बातें बताई। बजाज साहब, संक्षेप में आखिर में, अब आप ही के पास 2025 कैसा रहने वाला है सर? और गवर्नमेंट से आप, क्योंकि बजट इज़ ऑल्सो अराउंड, तो बजट में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए, गवर्नमेंट से बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती आ रही है और ये मोमेंटम कंटिन्यूड है। हमारे रेगुलेटर जो हैं, खास करके रिजर्व बैंक जैसे, उन्होंने सैंडबॉक्स बनाया, कमिटी फॉर डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स बनाया, रेगुलेटरी रिव्यू बोर्ड बनाया, और ये सुन रहे हैं। एंड वेरी वेरी क्लोजली द गवर्नमेंट इज मीटिंग अस एंड अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस एंड हेल्पिंग अस इवॉल्व। आई थिंक बजट सिंप्लीफाई करने का समय है इस समय जनसाधारण के लिए, और वी आर अवेयर देयर इज लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग, उस सेक्टर में काफी काम हो रहा है। ऑल राइट सर, तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पे करते हैं समाप्त। बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप्स की दुनिया के भीतर के। काम अभी बहुत बाकी है, भारत में भी काम अभी बाकी है और भारत से बाहर भी काम करना बाकी है। जगत सर के साथ पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी, पता चला कि 6 से 7% ही स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर किया है। हमको कैसे वहाँ एक्सप्लोर करना है, वहाँ जाना है, अभी बहुत जर्नी हमें तय करनी है। बड़ा अच्छी जर्नी रही है, सुखद जर्नी रही है। और मैं सम अप करूँगा जो सुलज्जा जी ने शुरुआत में कही, और वो ये कि मुश्किल और आसान के बीच में मुमकिन जो हुआ है स्टार्टअप करना, इसी मंत्र को आगे बनाते हुए हमें आसान तक जाना है। यही है हमारा फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो लक्ष्य है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सुलज्जा जी, वक्त निकाला आपने। जगत शाह सर, थैंक यू सो मच। आनंद कुमार बजाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।